Assalamu alaikum ji and a very good day to all of you future officers. My name is Azaz and this is my series on CSS preparation lectures. तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया होगा. आई फाउंड द टेस्ट टू बी इजी एंड मीडियम के बीच का कोई लेवल था उस टेस्ट का. कोई इतना ख़ास कोई इतना डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं था. उम्मीद है कि आप सब लोगों ने क्वालिफाई भी कर लिया होगा. इवन इफ़ अगर नहीं भी किया खुदा न खास्ता तो स्टिल यू शुड कंटिन्यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स और इंग्लिश पे अपनी वर्क करें, सब्जेक्ट्स पे वर्क करें. लेकिन अगर आपने कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है. एंड नाउ आई थिंक यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दिस सीरीज़ के जो सी एस एस ऐसे सीरीज़ में इन अ फ्यू डेज़ अभी लॉन्च कर रहा हूँ. तो बैक टू बैक इंशाल्लाह इसके लेक्चर्स आएंगे. आई होप के दीज वुड बी यूज़फुल एंड फीजिबल फॉर यू. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जी, लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा जी, तो अब व्हाट यू नीड टू नो अबाउट सी एस एस ऐसे. इसमें जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो हैं: नंबर वन, वाई इज़ ऐसे सो इम्पॉर्टेंट फॉर सी एस एस. इज़ ऐसे राइटिंग डिफ़िकल्ट? इफ़ नॉट देन वाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इट. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको फेल करते हैं. क्यों करते हैं? व्हाट इज़ सी एस एस ऐसे? इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द एसेज यू बिन राइटिंग इन योर स्कूल? आप स्कूल में माई स्कूल, माई फेवरेट टीचर, इस तरह के एसेज लिखते आए होंगे आई एम श्योर. तो ये वाला ऐसे जो है वो उनसे कैसे डिफरेंट है, वील डिस्कस अबाउट दैट. कंपोनेंट ऑफ एन ऐसे. कंपोनेंट्स होगा यहाँ पे. कंपोनेंट्स क्या हैं जी एक अच्छे ऐसे के, वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, अब हम आते हैं कि एफपीएससी की क्या टेक है ऑन दी एसेज. जो ऐसे बच्चों ने लिखे थे 2018 की ये रिमार्क्स की रिपोर्ट है जो मैंने निकाली है. तो उसमें से ये रिमार्क्स मैंने निकाले थे क्योंकि मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे टू हेल्प यू गेट एन आइडिया कि एग्जामिनर किस पर्सपेक्टिव से सोचता है. तो they say कि a significant number of the candidates did not have a clear sense of the essentials of a comprehensive essay or the features which differentiate an essay from other forms of writing. जो आप नॉर्मली पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना बाकी सब्जेक्ट्स के, तो उसके जो हैं वो आंसर फॉर्मेट्स डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज दैट यू प्रोड्यूस इन योर एसे. अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग की बात हो रही है तो टाइप्स ऑफ एसे जो हैं वो उसको एसे राइटिंग जो है इट्सेल्फ वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू राइट इन दी अदर सब्जेक्ट्स उसके आंसर देते हुए. कैंडिडेट्स मस्ट नो अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ स्टैंडर्ड ऐसे. क्वालिटीज़ क्या हैं स्टैंडर्ड ऐसे की? अच्छा ऐसे किसको कहा जाता है? क्वालिटी कैसे आएगी? एंड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड बाय द कमीशन इन द कंपैरेटिव एग्ज़ाम. स्टैंडर्ड किस तरह से आएगा? दो चीज़ें. एक तो आपके राइटिंग एक्सप्रेशन, इंग्लिश राइटिंग आपकी स्किल्स. नंबर टू इज़ योर नॉलेज बेस. ये दो चीज़ें आप एग्ज़ाम में लेके जाते हैं और इन्हीं चीज़ों से आप अपना स्टैंडर्ड शो करते हैं एंड क्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द ऐसे. ये दो चीज़ें आप शो करते हैं. अब जी आते हैं हम, वाई इज़ ऐसे सो इम्पॉर्टेंट इन सी एस एस. क्या चीज़ है जो ऐसे को इतना इम्पॉर्टेंट बनाती है? क्यों लोग जो है इट इज़, वाई इज़ इट द मोस्ट फियरफुल सब्जेक्ट इन सी एस एस, और एस्पेरेंट्स जो हैं वो इससे भागते क्यों हैं? इट इज़ द फर्स्ट पेपर यूल सी इन द एग्ज़ाम्स. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनका स्पेशली फर्स्ट अटैम्प्ट होता है वो पहला ही पेपर वो ऐसे का होता है, तो वो नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं. तो इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है अफेक्ट हो जाती है. और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे डू नॉट गो इन द ऐसे विथ अ प्लान. आप जब तक एक प्लान बना के नहीं जाते ना सी एस एस के ऐसे में, तब तक आप जो है उसको बीट नहीं कर पाते. क्योंकि जब आपको एक पास एक प्लान ही नहीं होगा, आपके पास टूल्स ही नहीं होंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल दैट इज़ योर सी एस एस ऐसे. किस तरह से प्लान बनता है, क्या क्या टॉपिक्स आपने अटैम्प्ट करनी है, कौन से टॉपिक्स को थोड़ा सा छोड़ देना है, जिसको हम टेस्ट मैच की ज़बान में कहते हैं वेल लेफ्ट. ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में. मोस्ट कैंडिडेट्स फेल दिस पेपर. स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि 80% प्लस जो कैंडिडेट्स हैं वो या तो सी एस एस ऐसे में या से सिर्फ कंपोजिशन में, इन दोनों पेपर्स में फ़ेल होते हैं. वो क्यों? उसकी रीज़न्स डिफरेंट हो सकती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने टॉप किया था एक साल में सी एस एस एग्ज़ाम को और दूसरे साल में उन्होंने फ़ेल कर दिया बिकॉज दे फेल्ड इंग्लिश ऐसे. और ऐसे भी लोग मैंने देखे कि जिन्होंने 3 अटैम्प्ट दी सी एस एस की और तीनों में सी एस एस का ऐसे पास कर लिया, लेकिन तीनों दफ़ा 40 मार्क्स पे. ठीक है. तो जिस तरह की एग्ज़ाम्पल आप ढूंढेंगे वो आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएगी.
इसको हम ये नहीं कह सकते कि बस ये लक फैक्टर है या एक्स वाई जेड क्या फैक्टर है क्या नहीं है, वो देखें वो अलग डिबेट हो जाती है फिर। लक फैक्टर आपकी मेहनत के बाद आता है। फर्स्ट यू हैव टू अप द गेम, जिसको कहते हैं ना कि आप अपनी गेम अप करें। गेम जब आप अप करेंगे उसके बाद जो लक फैक्टर है वो ऑफ कोर्स अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है, और इतना गैम्बल आपको लेना पड़ेगा। इवन टॉपर्स जो हैं वो स्कोर करते हैं फोर्टीज़ में। रेयरली आप सुनेंगे कि ऐसे में किसी ने 60, 63, 65 स्कोर कर लिया। लेकिन मोस्टली आप यही देखेंगे, इवन अभी भी अगर आप जो रिसेंट रिज़ल्ट आया उसके उठा के देखेंगे डीएमसीज जो है मार्कशीट्स, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने जो ऐसे पास किया है दोज पीपल वुड बी स्कोरिंग अराउंड 40, 41, 42, 43, 45, इसी रेंज में उनका स्कोर होगा। तो इस सब्जेक्ट में आपका जो गोल है दैट इज़ जस्ट टू क्रॉस इट, आपको सिर्फ ये पास करना है। आपका ये गोल नहीं है कि इसमें 65, 68, अगर आपका ये गोल है तो अच्छी बात है, आप रख लें। लेकिन आई वुड से कि इस पे इतना ही फोकस रखें कि इसको सिर्फ आपने पास करना है। वो कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। यू कैन नॉट क्रेम अ टॉपिक एंड रिप्रोड्यूस इन द एग्ज़ाम्स। बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत रट्टा जो है वो चल जाता है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुग़ल एम्पायर के वो जो बादशाह थे उनके नाम याद कर लिए और उनके जो हैं वो इवेंट्स कुछ याद कर लिए, वो रिप्रोड्यूस करके आ गए। उसमें भी खैर आपको अपने राइटिंग के एक्सप्रेशन का तो यूटिलाइजेशन होगी, लेकिन स्टिल जो है आप उसमें थोड़ा सा रिप्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन फॉर सी एस एस ऐसे ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बहुत मुश्किल होगा कि भाई कोई जो है 2000 वर्ड का ऐसे रट के जाए और वही वही टॉपिक उसको मिल जाए और वो उसको रिप्रोड्यूस करके पास हो जाए। इस तरह से नहीं होगा। आपको जो है सही से मेहनत करनी है, फोकस रखना है और एक प्लान के साथ सीएसएस के एग्ज़ाम में जाना है एंड बीट करना है उसको। अच्छा जी, अब हम आते हैं, इज़ ऐसे राइटिंग डिफ़िकल्ट? इफ़ नॉट देन वाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इट। अगर ऐसे राइटिंग डिफ़िकल्ट भी नहीं है तो फिर फेल क्यों होते हैं लोग? उसके कुछ बेसिक रीजंस हैं, हम डिस्कस करेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी इन आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स एंड क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम। नंबर वन, नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग द एसेंस ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जांपल मैंने जो टॉपिक अटेम्प्ट किया था दैट वाज वायोलेंस इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। अब ये जो है उस ज़माने में काफ़ी सारे लोगों को टॉपिक समझ भी नहीं आया था, ठीक है। वो जब मैं उनसे आउटलाइन डिस्कस कर रहा था या ऐसे डिस्कस कर रहा था आफ्टर अटेम्प्टिंग माई पेपर, तो आई अंडरस्टूड कि एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट द टॉपिक के वो पूछना क्या चाह रहा था। इवन जो एग्जांपल्स उन लोगों ने डाली थी उस पेपर में, तो वो भी जो है मुझे तो इरेलीवेंट लगी थी। लेकिन आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोग पास भी हो गए थे, जाहिर सी बात है। आई वाज आल्सो अमंग द लकी फ्यू कि जो पास हो गए थे आफ्टर अटेम्प्टिंग दैट टॉपिक, ठीक है जी। तो काफ़ी, लेकिन मैंने ये देखा कि इस तरह के टॉपिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत कम थी लोगों में। और उसमें किस तरह से उसको एग्जांपल्स देनी है, क्या क्या लिखना है, ऑल दीज फैक्टर्स वर मिसिंग इन देयर राइटिंग्स। उसके बाद नॉट नोइंग द मैकेनिक्स ऑफ द एसे। बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा नॉलेज बेस होता है, अच्छी राइटिंग स्किल्स होती हैं, लेकिन मैकेनिक्स ऑफ द एसे पता नहीं होते। आउटलाइन किस तरह से कंपोज करनी है, लोग क्या करते हैं बहुत बड़ी बड़ी आउटलाइन बना के आ जाते हैं, 3 पेजेस 4 पेजेस तक उनकी आउटलाइन चल रही होती है सिर्फ। इंट्रो तो बात की बात है, ऐसे तो बात की बात है। तो इस तरह के जो मैकेनिक्स में फॉल्ट्स होते हैं ना, वो भी आपको गले पड़ जाते हैं इन दी सी एस एस एग्ज़ाम्स। तो वहाँ पे भी आपने जो है वो एक प्लान के तहत जाना है, किस तरह से आउटलाइन को कंपोज करना है, किस तरह से इंट्रो को लिखना है, किस तरह से बॉडी पैराग्राफ्स को ऑर्गेनाइज करना है, एंड देन फाइनली उसको ब्यूटीफुली कंक्लूड करना है। ये सारे जब तक आपको मैकेनिक्स पता नहीं होंगे यू वुड नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। पुअर राइटिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल्स जी, अगेन बेसिक्स मैं शुरू से ये कहता आया हूँ, अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है ना तो जस्ट ड्रॉप इट, ड्रॉप कर दें सीएसएस को फ़िलहाल, और जो है अपने इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दें खुदारा। जब तक आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी यू वुड नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, आई से इट वंस अगेन, ठीक है। अब ये कड़वा सच है, लेकिन अगर ये लगता है कड़वा तो बेशक हो, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स एंड दैट्स इट, देयर इज नो वे अराउंड इट मेरे हिसाब से। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द टॉपिक। जब लोगों को नॉलेज, अब होता क्या है कि लोग 3 4 आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी यूक्रेन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया का, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें लोग पढ़ लेंगे, 3 4 आर्टिकल्स, वो समझते हैं कि बस अब उनको एम्पल नॉलेज है टू क्राफ्ट एन ऐसे। ऐसे राइटिंग जो है वो बहुत एक लेंथी डिबेट होती है ऐसे में, ठीक है। कभी कभी डिबेट वाला ऐसे आ जाता है आपका, आर्गुमेंटेटिव जिसको ऐसे हम कहते हैं,
कभी कभी प्रॉब्लम सोल्यूशन आ जाता है, एक सोशल प्रॉब्लम आपको उठा के दे देंगे और उसको बोलेंगे कि आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। कभी कभी स्टेटमेंट दी जाती है जिसको हम डिस्क्राइब करना होता है, आपको अपने वर्ड्स में एलाबोरेट करना होता है, नरेट करना होता है। कभी कभी फैक्चुअल एसेज आ जाते हैं और नरेटिव एसेज आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज हैं, इसको हम इंडिविजुअली भी आगे हम डिस्कस करेंगे और इनमें क्या क्या फ़र्क है, इनके आउटलाइन या इंट्रो में किस तरह से फ़र्क आएगा, या अगर आप अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं तो किस ऐसे में अपनी ओपिनियन देंगे, कहाँ पे देंगे, इंट्रो में देंगे, कंक्लूजन में देंगे, किस जगह पे और किस तरह से देंगे। ठीक है, और कौन सी साइड आपने चूज़ करनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें एक कहा जाता है कि हॉब्सन्स चॉइस होती है, जिसमें अपेरेंटली तो दो चॉइसेस होती हैं नज़र आने में, लेकिन रियली आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन दिस सीरीज़। अब जी हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ सी एस एस ऐसे। नंबर वन पॉइंट जो है, जस्ट लाइक एनी अदर ऐसे यू एवर रिटन, सी एस एस ऐसे जो है इट आस्क यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन द गिवन टॉपिक्स। 10 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से कोई भी एक आपको चूज़ करना होता है और उसके ऊपर आपने लिखना होता है। अब ये या बचपन में भी करते आए हैं, जो भी आपको ऐसे मिला था, माई स्कूल, माई फेवरेट टीचर, द काउ, हम ये सारे हम बचपन में यही एसेस करते थे स्कूल में। तो वही सारे एसेस इस तरह से इसमें भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों का फ़र्क होगा। एक तो सी एस ऐसे जो हैं एक मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं, इट्स अ सिस्टमेटिक गेम एंड रिक्वायर्स अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज मैकेनिक्स। आपको आउटलाइन का पता होना चाहिए, किस तरह से क्राफ्ट करनी है, बहुत अच्छी आउटलाइन, स्वीट क्रिस्प आउटलाइन जिसको कहते हैं। ब्यूटीफुल इंट्रो किस तरह से लिखना है, पावरफुल इंट्रो होना चाहिए आपका, कि आपके रीडर को अटेंशन कैच करे आपकी राइटिंग स्किल से। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी सारी जो अंग्रेज़ी है वो उसमें इंट्रो में लगा दें। ठीक है, सारी वोकैब सारी चीज़ें इतना फ्लावरी लैंग्वेज उसको बना दें कि बस, इस तरह से नहीं होता। आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड जो है वो विदाउट यूजिंग हैवी वोकेबलरी भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। Your outline, intro, body paragraph, conclusion all need to work hand in hand to present a coherent picture. अब जो है आपका जो टॉपिक है वो कोहेरेंसी, उसके फ्लो तभी मेंटेन होगा जब आप ये सारी चीज़ें आपकी एक फ्लो में चलेंगी। अगर आपके आउटलाइन कुछ और डिस्कस कर रही है और बॉडी पैराग्राफ में वो चीज़ मिसिंग है, नंबर ऑफ़ आउटलाइन, जो आउटलाइन में नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं वो कोरिलेट नहीं करते आपके नंबर ऑफ़ पैराग्राफ से, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है पोटेंशियली आपके लिए। कभी कभी ये इग्नोर भी हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पकड़ी भी जा सकती है। आपने इन चीज़ों पे वर्क करना है वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर सी एस एस ऐसे। ठीक है जी, मूविंग ऑन। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द एसेज यू हैव बिन राइटिंग इन योर स्कूल। स्कूल में मैंने अगेन आपको बताया था कि किस तरह के हम एसेज लिखते थे। तो इसमें भी जी इंट्रो होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं एंड आपके कंक्लूजन होती है। स्टैंडर्ड सिर्फ डिफरेंट होता है, लेंथ डिफरेंट होती है, यही आगे के पॉइंट है। इट इज़ लॉन्गर देन द एसेज वी यूजुअली राइट। द एग्जामिनर्स आर स्ट्रिक्ट अबाउट द मैकेनिक्स टू बी फॉलोड। अगर आपके ऐसे में आउटलाइन ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हम बगैर आउटलाइन बना के आ गए, पास हो गए। भाई हो गए होंगे आप, ठीक है, लेकिन ये है कि ऐसे कि आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनर की ईज़ के लिए। जितना आप अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे उतने ही ज़्यादा वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, कीप दैट थिंग इन माइंड, इसको इग्नोर नहीं करना है आपने। कंपोनेंट्स ऑफ एन ऐसे पे जी हम आ जाते हैं। इसमें अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रिस्प एंड टू द पॉइंट आउटलाइन। अक्सर मैं देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली कि 3-3 4-4 पेजेस की जो हैं आउटलाइंस बनी हुई होती हैं लोगों की। बोर हो जाता है जी एग्जामिनर आउटलाइन देखते देखते। उसको फैसिलिटेट करें, द मोर यू फैसिलिटेट द एग्जामिनर द बेटर ही वुड ग्रेड यू। ठीक है, जितना आप बेहतर उसको फैसिलिटेट करेंगे उतना ही अच्छे से वो आपको मार्क्स देगा। टू द पॉइंट आउटलाइन होनी चाहिए, और आउटलाइन जो है वो लीड करनी चाहिए आपके पावरफुल इंट्रो तक। मतलब आउटलाइन में भी एक कोहेरेंस आपकी होनी चाहिए। और फिर जो आपका इंट्रो है वो इट्सेल्फ बहुत पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल इन द सेंस कि ये नहीं है कि बस आप वर्ड्स जो हैं, जितनी सारी वोकैब आपको आती है वो आप हैवी वोकैब जो है उसमें सारी यूज़ कर लें। इस तरह से पावरफुल नहीं बनता जी। इंट्रो पावरफुल जो है वो बहुत सिंपल वर्ड से भी आप बना सकते हो। आप अपनी कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सिंपल तरीके से भी शो कर सकते हो। वो किस तरह से करेंगे वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। बॉडी पैराग्राफ मूविंग इन अ नेचुरल फ्लो फॉलोइंग योर आउटलाइन। आपकी जो आउटलाइन है वो फॉर एग्जांपल आपने आउटलाइन में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वो आपके बॉडी पैराग्राफ में मुझे नहीं मिलते। तो एज एन एग्जामिनर आई वुड बी अपसेट कि भाई आपने प्रैक्टिस सही नहीं की है ऐसे की,
दैट्स वाई यू हैव नॉट बीन एबल टू अटेम्प्ट दैट पॉइंट इन योर बॉडी पैराग्राफ्स। वहाँ पे मुझे वो पॉइंट नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि आपने आउटलाइन में लिखी है, वहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ जो है आपको बैकफायर करेगी इन द एग्ज़ाम। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है आपको ऐसे क्राफ्ट करते वक्त। अ कंक्लूजन दैट सम्स अप योर आइडिया ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मैंने वर्ड यहाँ पे इसीलिए इस्तेमाल किया है कि भाई आपकी जो कंक्लूजन है, एक तो उसमें जो रूल ऑफ थंब है, जो यू शुड जस्ट रिमेंबर इट फॉर एवर, के कंक्लूजन में खुदारा कोई नया पॉइंट इंट्रोड्यूस ना करें। होता क्या है कि कभी कभी आप आउटलाइन बनाते हो, आप इंट्रो बनाते हो, जहन में आपके पॉइंट आ जाता है कि यार ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैं डाल देता हूँ ऐसे में। फिर आप या तो बॉडी पैराग्राफ में या कंक्लूजन में वो पॉइंट डाल आते हैं। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अगर आपने पास होना होगा ना, तो आप जो ऑलरेडी पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं उस तक ही आप जो है उनमें ही पास हो जाओगे। वो एक आइडिया आपको पास नहीं करवाएगा। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन। ठीक है, इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें अपने ऐसे राइटिंग में। तो ये जी हैं कुछ जो हमारे नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स हैं उनके टॉपिक्स हैं। नंबर वन इज़ कि हम टाइप्स ऑफ एसेस को डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है। जब आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ जाए तो उसमें आउटलाइन और इंट्रो में कुछ फ़र्क होता है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से देंगे, कहाँ पे देंगे, कंक्लूड किस तरह से करेंगे इन एसेस को, काउंटर व्यू देना है नहीं देना। फिर एक प्रॉब्लम सोल्यूशन एसेज होते हैं कि प्रॉब्लम दे दिया आपको, सोशल प्रॉब्लम, पावर्टी फॉर एग्जांपल उठा के दे दिया, पावर्टी इन पाकिस्तान एंड सोल्यूशंस, तो वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं। और इनको अटैम्प्ट करने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लोग क्या करते हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे को डिस्क्रिप्टिव की तरह अटैम्प्ट करके आते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पास हो जाए। जब आप अपनी ओपिनियन ही देंगे नहीं देंगे, तो सिर्फ डिस्क्राइब करके आ जाएंगे पॉइंट को, तो दैट वुड नॉट बी इनफ फॉर द एग्जामिनर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है वाइल क्राफ्टिंग एन एसे। हाउ टू क्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन फॉर योर एसे। आउटलाइन को अच्छा किस तरह से बनाना है, एक इफेक्टिव पावरफुल आउटलाइन किस तरह से बनेगी। ठीक है जी। और कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं। डोंट्स में तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी लेंथ ऑफ योर आउटलाइन शुड बी एट मैक्स मैं कहता हूँ कि 2 पेज से ज़्यादा जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 पेज से ज़्यादा आपने बना दी ना, 4 4 पेजेस 3 3 पेजेस तक आप चले गए, ये बैकफायर करेगी। ठीक है, ये जस्ट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। हाउ टू राइट अ पावरफुल इंट्रोडक्शन। पावरफुल इंट्रोडक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट, सपोर्टिंग आइडियाज़ और स्नैपशॉट ऑफ योर आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं, किस तरह, कितना लंबा होना चाहिए, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बॉडी पैराग्राफ में जी कोहेरेंस किस तरह से क्रिएट होगी, वो उसको पिछले पैराग्राफ से और अगले पैराग्राफ से किस तरह से कनेक्शन एक जोड़ेंगे हम, और फ्लो में किस तरह से राइटिंग को लेके आएंगे। कुछ कनेक्टर वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस सीरीज़ में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। आई होप कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कंक्लूड किस तरह से करना है जी ऐसे को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे को डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीके से कंक्लूड किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें विल बी डिस्कसिंग इन आवर लेक्चर्स, इन द अपकमिंग लेक्चर्स, एंड आई होप के यू विल फाइंड देम यूजफुल। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई ट्राई टू गिव बैक टू बैक वीडियोज़ ऑन दिस सीरीज़ नाउ। सी यू। तो जी दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट हेल्प्स मी ग्रो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। ठीक है जी, कीप वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।